नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास के अंतर्गत विकास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे फिजिकल डेवलपमेंट अर्थात शारीरिक विकास। फिजिकल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं? शारीरिक विकास, और बहुत ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विकास हो जाता है, क्योंकि यही वो विकास है जो प्रत्यक्ष रूप से हमको दिखता है। अर्थात मानसिक विकास, किसी भी व्यक्ति का मानसिक विकास या संवेगात्मक विकास या सामाजिक विकास, या किस प्रकार से वो समायोजन और दूसरी चीज़ों के साथ कर रहा है, वो सब देखने और विश्लेषण करने में हमें समय लगता है। लेकिन फिजिकल डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है, शारीरिक विकास देख के आप कह सकते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति स्वस्थ है, इसका शारीरिक विकास अच्छा है, या ये व्यक्ति कमज़ोर है, उम्र के हिसाब से इसका शारीरिक विकास ठीक नहीं है। तो हम देखें कि चाहे मानसिक हो, गामक हो, या सामाजिक हो, या बौद्धिक हो, या जितने भी प्रकार के और विकास हो रहे हैं ना, वो सब निर्भर किस पे करेंगे? मूल रूप से किस पे आधारित रहेंगे? फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास के ऊपर आधारित रहेंगे। आपने देखा होगा कि जो बच्चा शुरू से बचपन में थोड़ा सा कमज़ोर है, या जो लो बर्थ इन्फेंट होते हैं, यानी कि जिनका जन्म के समय शारीरिक भार बच्चों का कम है, शिशुओं का शारीरिक भार कम है। कई होते हैं जो कि अर्ली क्या कहें कि जल्दी जन्म हो जाता है उनका। तो अब ऐसे जो शिशु होते हैं जनरली उनका शारीरिक भार कम ही होता है। तो अब वो उनकी बहुत केयर करनी पड़ती है, और साथ ही साथ वो उतनी स्पीड से, उतनी गति से उनका विकास नहीं होता जितना कि एक सामान्य बच्चे का होता है। और इसी प्रकार से अगर आप तुलना करेंगे तो जो लो बर्थ वेट वाले यानी कि कम शारीरिक भार जिस शिशु का रहा है, वो चलना, बोलना, या और दूसरी जो भी शारीरिक गतिविधियां हैं या गत्यात्मक गतिविधियां हैं, क्रियाएं हैं, वो सभी वो थोड़ा सा देरी से सीखना और समझना और उसको करना प्रारंभ करता है। तो हम क्या समझें कि शारीरिक विकास अन्य सभी विकासों का आधार है। तो जो स्वस्थ बच्चा है वो एक सामान्य गतिविधि से, सामान्य गति से वो बच्चा सब क्रियाएं करता है, और उसके विकास के मापदंडों को वो छू के विभिन्न अवस्थाओं में आगे विकसित होता जाता है। और जो बच्चा कमज़ोर है या बीमार है, उसका स्वभाव में भी हमें परिवर्तन देखने में मिलता है। कार्य क्षमता या उसकी शारीरिक शक्ति इतनी नहीं होती, कई कार्यों को संपन्न नहीं कर पाता, खेल में उतना एक्टिव नहीं होता। तो शारीरिक विकास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसके अंदर, शारीरिक विकास के अंदर दोनों चीज़ आ जाती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, अर्थात गुणात्मकता और मात्रात्मकता। तो हम देखें कि शारीरिक विकास क्या है। तो शारीरिक विकास में सभी आंतरिक और बाहरी विकास की चीज़ें सम्मिलित हो जाएंगी। यानी कि क्या क्या आयाम आ जाएंगे? बच्चे की, बालक की शरीर की लंबाई कितनी है, या उसका शारीरिक भार कैसा है, उसका शारीरिक अनुपात कैसा है। कई बार बच्चे क्या होते हैं, हाइड्रोसेफेली नाम की एक क्या कहें अवस्था होती है, जिसमें कि उसके सर बड़ा होता है और शरीर उसका छोटा होता है। तो बहुत सारी और कई कई स्थितियां होती हैं बच्चों के विकास की दर को मापने के लिए। इसीलिए आपने देखा होगा, जब शिशु जन्म लेता है तो उसके माता को एक कार्ड दिया जाता है कि समय समय पे आपको इसका चेकअप कराने के लिए आना है। टीका तो लगवाना ही है, वैक्सीनेशन करवाना ही है, लेकिन चेकअप में क्या करते हैं, वो उसकी लंबाई नापते हैं, क्योंकि छोटा शिशु है तो उसकी लंबाई नापते हैं। जब वो खड़ा होने लगता है तब उसकी ऊंचाई, हाइट नापते हैं, और उसका वज़न लेते हैं। तो ये शारीरिक भार और लंबाई शुरू से ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण मापदंड हैं, जिसके आधार पे डॉक्टर, नर्स या जो भी मेडिकल स्टाफ है वो ये आइडिया लगाता है कि बच्चे का शारीरिक विकास उसकी उम्र के हिसाब से ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा, ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही, पता लग जाता है, तो डॉक्टर उस हिसाब से कुछ सप्लीमेंट से क्या तात्पर्य है,
कुछ ऐसी चीज़ें जो उसकी वृद्धि के दर को बढ़ा दें, वो सम्मिलित करते हैं। तो बच्चे का शारीरिक अनुपात सही होना चाहिए, अस्थियों का विकास ठीक हो रहा है, तो वो पूरा फिजिकल उसका एग्जामिनेशन किया जाता है। दांत बच्चे के सही टाइम पे आने चाहिए। अगर सही उम्र में आपने देखा, अब इसमें भी थोड़ा सा अंतर ज़रूर होता है। कोई बच्चा होता है 9-10 महीने के बाद से ही दांत उसके आ रहे हैं, अच्छे खासे शुरू हो जाते हैं बढ़िया से आने। और कोई बच्चा ऐसा होता है कि 12 महीने तक भी उसके दांत नहीं आते, या 1-2 आ गए और फिर नहीं आ रहे, बहुत धीरे स्लो उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये सब तरीके हैं उसके शारीरिक विकास को नापने के लिए, मापने के लिए। तो इसके अलावा क्या आ जाता है, मांसपेशियों का विकास आ जाता है। भाई मसल्स कैसे ग्रो हो रहे हैं। छोटा बच्चा होता है, बिल्कुल बालक, जो शिशु, जो नवजात शिशु होता है, वो क्या है, मुट्ठी बंद करके रखता है। बाद में उसका जब जैसे जैसे उसकी हाथ की मसल स्ट्रांग होती है तो क्या करता है, वो पहले खुला हाथ करके चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है। बाद में वो थोड़ी सी और विकास की गति जब आ जाती है तब वो चीज़ों को पकड़ना शुरू करता है। तो जो भी खिलौना आप दोगे वो उसे कस के पकड़ लेगा। तो मांसपेशियों का विकास उम्र के हिसाब से ठीक हो रहा है, शरीर के आंतरिक अंगों का विकास ठीक से हो रहा है। तो वो सभी कारक आ जाते हैं शारीरिक विकास में, जो कि उसको प्रभावित कर रहे हैं, बच्चे की शारीरिक विकास को प्रभावित कर रहे हैं। तो वो शारीरिक विकास के अंतर्गत हम गुणात्मकता और मात्रात्मकता दोनों ही चीज़ों के ऊपर, दोनों ही आयामों के ऊपर हम केंद्रित रहेंगे। अर्थात ये कोई बच्चा लंबा ही लंबा होता गया, हाइट बहुत ज़्यादा खींच ली अगर, तो वो भी अजीब लगता है। एक सही अनुपात का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। अब शारीरिक विकास का प्रभाव क्या पड़ता है। शारीरिक विकास का बहुत ज़्यादा व्यवहार पड़ता है बालक के प्रभाव पड़ता है बालक के व्यवहार पे, यानी कि कैसा बिहेवियर वो बालक कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा उसकी फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर आधारित होता है। अब प्रत्यक्ष प्रभाव हम देखें कि सीधे सीधे दिखता है, जो बालक स्ट्रॉन्ग है, शारीरिक विकास जिसका अच्छा हो रहा है, तो वो क्या करेगा, उसकी शारीरिक क्षमता भी ज़्यादा होगी और वो विकासात्मक कार्य जल्दी जल्दी पूर्ण करके उसमें उपलब्धियां हासिल करेगा। यानी कि चलना भी जल्दी शुरू कर देगा, दांत भी उसके जल्दी निकल जाएंगे, बोलना जल्दी शुरू कर देगा, और जितने भी कौशल हैं, वो क्रियाएं हैं, उनमें भी वो वृद्धि की जो उसकी गति रहेगी वो तीव्र रहेगी। और अप्रत्यक्ष प्रभाव क्या होता है। अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है कि बालक का स्वयं के प्रति क्या सोच है, क्या अभिवृत्ति है, और अन्य लोगों के प्रति उसकी क्या अभिवृत्ति है, व्यवहार है, ये सब का बालक के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म होती है जिसे हम कहते हैं सेल्फ इमेज, यानी हमारी खुद के बारे में हम क्या सोच रखते हैं। जो बालक कमज़ोर है, किसी ने भी उसे कुछ कह दिया तो वो हिम्मत नहीं कर पाता कि उसका सामना कर सके, तो अपने प्रति वो बहुत बार हो जाता है कि इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी कि एक कुंठा से ग्रस्त हो जाता है कि मैं आगे कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो अप्रत्यक्ष प्रभाव शारीरिक विकास का बहुत ज़्यादा है। कोई बच्चा फिजिकली चैलेंज्ड है, यानी कि शारीरिक रूप से कुछ कमी है उसको, तो वो बच्चा सामान्य रूप से सोच भी नहीं पाता और उसको लगता है कई चीज़ें, वो बहुत सी प्रकार की कुंठाएं भी हो सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सब में हो, लेकिन संभावनाएं हो सकती हैं, और सामान्य बच्चों में भी ऐसी कुंठाएं हो सकती हैं। तो कैसे फिजिकली बच्चा कितना स्ट्रॉन्ग है, ये उसके बिहेवियर को, उसके व्यवहार को और उसकी सोच को, अपनी खुद की इमेज को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो जो कमज़ोर बच्चा है वो उतना खेल कूद में भी आगे नहीं आएगा, या दौड़ने भागने में, और लोगों के साथ मिलजुल के रहने में, या थोड़ी बहुत कमियां रह जाएंगी। और वहीं जो एक स्वस्थ बच्चा है, फिजिकली बिल्कुल एक्टिव रहता है, क्योंकि शारीरिक रूप से वो सक्षम है, तो उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है।
तो वो अच्छा पॉजिटिव सोचता है, सकारात्मक सोचता है, खेलता है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रहता है। तो जो इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस होते हैं फिजिकल डेवलपमेंट के, वो बहुत ही गंभीर होते हैं, यानी कि काफ़ी गंभीर है। जो अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है ना शारीरिक विकास का, वो काफ़ी गंभीर होता है और किसी भी मानव के व्यवहार में वो बहुत लंबा असर डालता है। शुरू से लेके बच्चे का जो चाइल्डहुड, जो बचपन बच्चे का कैसा बीता है, कैसा वातावरण, कैसा उसका शारीरिक विकास है, कैसा उसको माहौल मिला है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उस बच्चे के आगे की जीवन को निर्धारित कर देती हैं, उसकी सोच को निर्धारित कर देती हैं। तो इस प्रकार से शारीरिक विकास का बहुत ही गहरा प्रभाव किसी भी बालक के ऊपर, किसी भी मानव के ऊपर पड़ता है। अब शरीर का वृद्धि चक्र हम देखें कि एक चीज़ और जाननी ज़रूरी है कि शारीरिक विकास का महत्व भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। शारीरिक संरचना का विकास होता है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी, मांसपेशी, मुखाकृति और वज़न, ये सब चीज़ों में वृद्धि होगी। फिर मस्कुलर नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट होता है, यानी कि नाड़ी संस्थान का, मस्तिष्क का विकास होता है। ये भी हम विकास के सिद्धांतों में पढ़ चुके हैं। फिर मांसपेशी और अस्थियों का भी विकास होता है और साथ ही साथ एंडोक्राइनल सिस्टम का भी डेवलपमेंट होता है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास, जो कि प्रमुख रूप से किशोरावस्था में देखने के लिए आता है। फिर विभिन्न शारीरिक और सामान्य अवस्थाओं में उसका विकास होता है। अब हम देखें तो बहुत सारे चक्र हैं, क्या कहें कि शारीरिक वृद्धि के चक्र हैं, यानी कि एक साइकिल है। वृद्धि एक सर्कुलर डायरेक्शन में कहेंगे, एक कुछ कुछ अवस्थाओं में, कुछ कुछ चक्र में से होके गुजरेगी, यानी एक ही स्पीड नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है कि बच्चा जिस गति से बढ़ रहा है पहले साल में, वही उस तीव्र गति से वो आगे के वर्षों में भी उसकी शारीरिक वृद्धि होगी, ये नहीं होता। क्या होता है कि किसी अवस्था में उसकी शारीरिक वृद्धि की गति ज़्यादा होती है और किसी अवस्था में शारीरिक वृद्धि की गति कम होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं, जो बाल्यावस्था बालक होते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, स्कूल जाते हैं, तो उनकी शारीरिक वृद्धि बहुत तीव्रता से होती है। अगर आप छोटे बच्चे को देखेंगे, भाई आपने 8 साल 9 साल के बच्चे को देखा और आप 1 साल के गैप के बाद अगर आप उसे देखो, परिवार में भी ऐसा होता है कि भाई हम अपने परिवार के जो और सदस्य हैं, रिलेटिव्स हैं, हमारे कज़न्स हैं, या इस प्रकार से उनको थोड़े समय बाद मिलते हैं वो बच्चे, तो आपको दिखेगा अरे ये ज़्यादा लंबा हो गया, ये तो एकदम से लंबा हो गया, 1 साल में बहुत ज़्यादा इसने लंबाई खींच ली, बदलाव आ गया। तो शारीरिक वृद्धि कुछ अवस्थाओं में होती है और उसकी गति कभी तीव्र होती है और कभी मंद होती है, और लेकिन एक निश्चित क्रम होता है, यानी कि एक प्रॉपर रास्ता है जिस पे से होते हुए शारीरिक वृद्धि चक्र घूमता है। और शारीरिक और मानसिक रूप से ये दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है कि शारीरिक वृद्धि का जो चक्र है, अलग अलग अवस्था में वो मानसिक स्थितियां अलग होती हैं। जैसे कि वयः संधि या प्यूबर्टी के टाइम, किशोरावस्था के टाइम उस काफ़ी एक मानसिक अस्थिरता की स्थिति होती है। तो वो बालक थोड़ा सा क्या कह सकते हैं हम कि बालक थोड़ा सा उद्दंड भी हो सकता है, या वो थोड़ा सा प्रोटेस्ट करने वाला, हर बात के लिए जवाब देने वाला भी हो सकता है। तो ये शारीरिक वृद्धि का, अंतःस्रावी ग्रंथियों का, इन सब का प्रभाव देखने में आता है। तो किसी भी चीज़ का क्या प्रभाव है, कैसे समायोजन कर रहा है, ये सब भी उसको क्या कहें कि प्रभावित करता है। समायोजन संबंधी भी कई कठिनाइयाँ आती हैं कि जो वातावरण के साथ वो कैसे एडजस्ट कर रहा है बच्चा, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। अब शारीरिक वृद्धि चक्र जो होता है ना, जब हम देखें तो आपने भी महसूस किया होगा, बालक की कुछ बाल्यावस्था की अवस्था में, बाल्यावस्था या चाइल्डहुड वाले स्टेज पे बालक के
एनर्जी का लेवल ज़्यादा होता है। आप उस बच्चे को बिठा नहीं सकते कहीं, वो एक्टिव रहता है, कहीं ना कहीं सवाल भी पूछेगा, मेंटली एक्टिव रहेगा, फिजिकली एक्टिव रहेगा और आपसे प्रश्न करता रहेगा। तो उसका एनर्जी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। और साथ ही साथ क्योंकि ये तीव्र, जब भी शारीरिक अवस्था में जौन सी भी अवस्था है जिसमें कि शारीरिक गति है, शारीरिक वृद्धि गति लिए हुए है, तीव्रता से हो रही है, वहीं पे कार्य क्षमता भी बढ़ जाएगी, शक्ति का स्तर भी बढ़ जाएगा और साथ ही साथ पोषण की आवश्यकता भी बढ़ जाएगी। ऐसे बच्चे को अधिक प्रोटीन युक्त, अधिक कैल्शियम युक्त और ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच, ज़्यादा पोषक तत्वों से युक्त आहार दिया जाता है। तो अधिक ऊर्जा और पोषण की ज़रूरत होती है। समायोजन में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, वो बालक देखता है। एक स्थिति होती है होम्योस्टेसिस, जिसे हम हिंदी में कहेंगे समस्थिति। ये होम्योस्टेसिस क्या होता है कि इसको हम कह सकते हैं कि कंपेंसेटरी बॉडीली एडजस्टमेंट टू मीट द चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अर्थात वह क्षतिपूर्ति संबंधी शारीरिक समायोजन जो कि बाहरी वातावरण में होने वाले परिवर्तन की पूर्ति के लिए होते हैं। होम्योस्टेसिस क्या होता है? हमारी बॉडी एक इक्विलिब्रियम होता है, एक संतुलन। तो हमारा शरीर हमेशा एक संतुलन बना के रखना चाहता है, चाहे वो अम्लीयता क्षारीयता का हो, चाहे वो अगर हमारे शरीर में कोई भी प्रकार की बीमारी के जीवाणु प्रवेश कर रहे हैं, उससे भी लड़ने के लिए हमारे शरीर के पास हथियार हैं। तो एंटीबॉडीज़ का जन्म होता है, प्रोडक्शन होता है, एंटीबॉडीज़ जो कि उस जीवाणु को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। अब फिर इसमें जिसकी हार होती है, अगर जीवाणु की जीत हो गई या मतलब हम बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे। अगर हमारे शरीर के सैनिक कहेंगे हम, उसे एंटीबॉडीज़ कहते हैं, तो वो उन एंटीबॉडीज़ की जीत हो गई तो इसका मतलब हम बीमार नहीं होंगे, हमारे शरीर ने जीवाणु को हरा दिया। तो ये सब क्या है? ये होम्योस्टेसिस है। अगर कभी हमारे शरीर में हाई फीवर हो जाए, यानी कि ज्वर की स्थिति आ रही है, तो उस ज्वर की स्थिति में हमारा शरीर कोशिश करेगा अपने आप उस टेम्परेचर को कम करने के लिए, यानी कि उस तापक्रम को कम करने के लिए, क्योंकि हमारे शरीर की सभी की क्रियाएं उससे प्रभावित हो रही हैं। तो जो भी बाहरी वातावरण में परिवर्तन आ रहा है, उस परिवर्तन के लिए हमारा शरीर क्या समायोजन कर रहा है, क्या एडजस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि कुछ क्षति भी होती है, उसको एडजस्ट करने के लिए कि हमारे शरीर की क्षति कम से कम हो, उसी को कहा गया है होम्योस्टेसिस। तो क्या कहते हैं होम्योस्टेसिस को? अर्थात वह क्षतिपूर्ति संबंधी शारीरिक समायोजन जो कि बाहरी वातावरण में होने वाले परिवर्तनों की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो होम्योस्टेसिस को बनाए रखता है। जब भी शारीरिक वृद्धि होती है, तीव्रतम स्थिति में होती है, तो हमारे शरीर में होम्योस्टेसिस का लेवल बनाए रखते हैं। होम्योस मतलब शरीर में किसी भी प्रकार के असंतुलन नहीं होता। लेकिन बहुत जब ग्रोथ स्पर्ट्स बोलते हैं, ग्रोथ स्पर्ट्स क्या होते हैं? अचानक से लंबाई खींचना, अचानक से ग्रोथ होना। तो जब ऐसी वाली स्थितियां आती हैं, तब क्या होता है? ये जो बैलेंस होता है ना, इक्विलिब्रियम, ये संतुलन, ये बिगड़ जाता है। तो क्या होता है कि शारीरिक वृद्धि की गति तीव्रतम स्थिति में होती है, जो शारीरिक होम्योस्टेसिस असंतुलित हो जाता है, यानी कि वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो क्या होगा? कहीं ना कहीं तो अब कहीं कुछ असंतुलन हुआ, तो उससे क्या होगा? वो बालक के व्यवहार में प्रदर्शित होगा। तो बालक थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाएगा या क्रोध हो करने लगेगा, बिना बात के गुस्सा हो जाएगा, या कभी उसे मतलब अपने इमोशंस को, अपने संवेगों को बहुत तीव्रता से वो प्रदर्शित करता है। और बहुत ही सही सटीक एग्जाम्पल है इसका किशोरावस्था। तो जब वो किशोरावस्था के दौरान इतने ज़्यादा हार्मोनल, मेंटल और फिजिकल, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में बदलाव, स्त्रावण हो रहा है, तो वो बदलाव आ रहा है, शारीरिक बदलाव भी आ रहा है, बच्चे में मानसिक बदलाव भी आ रहा है। तो उससे क्या होता है? एक
ये जो होम्योस्टेसिस का लेवल है ये बन नहीं पाता, ये इक्विलिब्रियम, ये संतुलन बन नहीं पाता। नतीजा बच्चा थोड़ा सा क्रोधित, चिड़चिड़ा या ऐसा उसके व्यवहार में ये परिवर्तन महसूस किया जा सकता है। फिर समायोजन संबंधी भी कुछ परेशानियाँ होती हैं। वैसे बच्चे में बहुत बार आपने देखा होगा कि एडजस्ट नहीं करता, क्योंकि जब भी ऐसी स्थिति है हमेशा एडजस्टमेंट तो उसे शुरू से करना पड़ता है भाई, परिवार के वातावरण में, उसके बाद वो आगे स्कूल जा रहा है तो उस वातावरण में, पड़ोस में जिन बच्चों के साथ खेल रहा है उन दोस्तों के साथ भी उसे समायोजन करना ही होता है। तो आज हर अवस्था में अलग अलग संवेग होते हैं, जो कुछ हावी होते हैं, कुछ गौण होते हैं। तो थोड़ी सी संवेगात्मक तनाव भी उसके अंदर रहता है। तो जब शारीरिक वृद्धि और विकास की गति थोड़ी सी कम होती है ना, तब बालकों में समायोजन थोड़ा सरल होता है, यानी और जब तीव्रता से होती है तब ये समायोजन वातावरण के साथ, दूसरे और अवयवों के साथ, तब ये समायोजन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, बिल्कुल छोटा बच्चा है, माँ के बिना नहीं रह सकता, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाता है, 4 साल का बच्चा है, तो वो उतना माँ से अटैच नहीं रहता जितना कि वो नवजात शिशु रहता है। हालांकि उस महत्व को कम नहीं किया जा सकता, लेकिन हम दोनों की तुलना करें तो नवजात शिशु को माता के साथ की 24 घंटे वो माता के साथ रहता है, लेकिन वो 4 साल का बच्चा 24 घंटे माता के साथ नहीं रहता। वो स्कूल भी जाता है या परिवार में और के साथ भी खेलता है, बाहर दोस्तों के साथ जाके भी खेलता है। तो इस प्रकार से ये सब कुछ बातें देखने में, समझने में आती हैं, शारीरिक वृद्धि चक्र की देखने में आती हैं। तो हरलॉक ने इस बारे में ये कहा भी है कि रैपिड ग्रोथ इज ऑलमोस्ट ऑलवेज एक्कम्पनीड बाय ऑकवर्डनेस। ऑकवर्डनेस क्या होता है? थोड़ा सा अजीब सा व्यवहार हो जाना, उसे हम कहेंगे ऑकवर्डनेस। चिल्ड्रन हु फॉर्मली हैड गुड कोऑर्डिनेशन बिकम क्लमजी। आप देखोगे कि ये वाले जो पीरियड आता है ना, जिसमें कि बच्चा एडजस्ट नहीं कर पा रहा या वृद्धि का स्तर बहुत बढ़ रहा है, तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, ऐसे में वो बच्चा भी जो बड़ा शांत रहता है, बहुत सरल सा है, सबके साथ हिल मिल के रहता है, वो बच्चा भी चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ये सब परिवर्तन देखने के लिए आते हैं और बाद में फिर ये सब चीज़ें उसकी क्रियाशीलता को भी प्रभावित करती हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे, अगली कक्षा में इसको कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।